नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे पास सीपीयू क्या चीज है? इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इन करता हूं। मैंने कंप्यूटर में कोई चीज़ इन की, आई जस्ट शो यू कि मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इन किया। इसके इन होने के बाद मेरे पास क्या हुआ? एक आउटपुट नज़र आई। अगर तो इनपुट हुई और उसके बाद मेरे पास आउटपुट आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसा किसी ने मुझे बताया मैंने उसी तरह का, यानी जैसा किसी ने मेरे पास इनपुट किया मैंने उसी से रिलेटेड आंसर जो है वो उसको आउटपुट कर दिया। तो याद रखिएगा मैंने कुछ भी नहीं किया। आप कह सकते हैं जैसा उसने मुझे बताया वैसा मैंने आउट कर दिया। यानी अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जिससे हम डाटा इन करते हैं, एक हिस्सा वो है जिससे हम डाटा आउट करते हैं, तो इन और आउट के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। यानी आपने 2+2 इन किया, जवाब में आपको 2+2 आउट हो गया। सो यू डू नथिंग। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं कंप्यूटर में। जब भी मैं 2+2 करता हूं तो वो मुझे 2+2 का एक प्योरीफाई आंसर देता है। उस आंसर को हम एक यूनिट से मैनेज करते हैं। अब यूनिट हिस्से को कहते हैं, यानी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के दरमियान में एक यूनिट मौजूद है। दरमियान को हम कहते हैं सेंटर। यानी कंप्यूटर में आपके पास दरमियान में किसके? इनपुट के और आउटपुट के सेंटर में एक हिस्सा मौजूद है जो क्या करता है? जो करता ये है कि 2+2 जब इन होता है तो वो इस पर प्रोसेस करता है, वो हिस्सा इस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। इस हिस्से को सेंटर में प्रोसेसिंग करने वाला हिस्सा कहा जाता है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा हिस्सा है जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में सेंटर में प्रोसेसिंग करता है। जब मैं इसी को ट्रांसलेट करूंगा तो ये बन जाएगा सेंटर में प्रोसेसिंग करने वाला हिस्सा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। अगर किसी भी इंसान को कहा जाए ना कि 2+2 मुझे सोच के बताओ कि किसके बराबर होता है, तो उसने कहा कि सर 2+2 आपका 4 के बराबर होता है, तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छी प्रोसेसिंग की है। तो याद रखिएगा प्रोसेसिंग करने के लिए जो हिस्सा इस्तेमाल होता है वो ब्रेन कहलाता है। तो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये करता क्या है? अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का मेन हिस्सा है। वेयर एवरी प्रोसेस अकम्प्लिश, जहां हर काम परफॉर्म करवाया जाता है, दैट वी परफॉर्म, जो कि हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अकम्प्लिश का मतलब होता है अदा करना, हल करना, नतीजा निकालना, जवाब निकालना, सॉल्यूशन निकालना, रिजल्ट निकालना। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कंप्यूटर का मेन हिस्सा, वेयर एवरी प्रोसेस अकम्प्लिश, जहां हम हर तरह का काम जो है वो परफॉर्म करते हैं जो हम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ना द क्वेश्चन इज कि सीपीयू के फिर आगे कितने हिस्से होते हैं? कंप्यूटर में सीपीयू कितना ताकतवर होगा कि हम इसको कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं तो ये विद इन अ सेकेंड्स मुझे उस कैलकुलेशन का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। सो कंप्यूटर का ये हिस्सा यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आगे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि सीपीयू के आगे 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? सीपीयू के आगे 3 हिस्से हैं। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? नंबर 1 वो हिस्सा जो क्या करता है? जमा करता है। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। मैंने कहा वो हिस्सा जो जमा करता है, माइनस करता है। अच्छा, मल्टीप्लाई को ना कंप्यूटर में ऐसे करके लिखते हैं स्टार से। मल्टीप्लाई करता है, ब्लू शर्ट सामने देखो, ब्लू टी शर्ट, या डिवाइड करता है। तो मैंने क्या कहा जी कि कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा, ये बचपन से आज तक आप करते रहे, आप सबको पता है, जमा, नफी, ज़रब, तकसीम।
इन चीज़ों को जो आपके पास मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, इन चीज़ों को जो आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड की शक्ल में आ रही हैं, इन चीज़ों को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नोट कर लीजिएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लैक टी शर्ट सामने देखो मुन्ना, मैंने कहा जी दूसरे कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल वंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास आते हैं लेस देन, अच्छा इस सिंबल को ना लेस देन कहते हैं, ग्रेटर देन, इसका मुंह खुला होगा ना इस साइड पे, इंग्लिश ऐसे पढ़ी जाती है, इस साइड से इंग्लिश पढ़ी जाती है, तो जिस साइड पे मुंह क्लोज होता है ना उसे छोटी साइड कहते हैं, जिस साइड पे मुंह खुला होता है उसे बड़ी साइड कहते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। सो दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। हमने कहा कंप्यूटर का वो हिस्सा जो जमा, नफी, ज़रब, तकसीम करेगा, और भी चीजें होती हैं लेकिन मैंने आपको वही बताई हैं जो आपको पहले ही पता है, या लॉजिकल करेगा। लॉजिकल में क्या है? लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अगर किसी ने पहले कंप्यूटर पढ़ा हो तो उसने और, एंड, नॉट, नैंड, गेट्स पढ़े होंगे, लेकिन उनको अभी हम जिक्र नहीं कर रहे। हमने कहा ऐसा हिस्सा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करे या लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करे, उस हिस्से का नाम होता है ALU। देखें, अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाला हिस्सा ALU कहलाता है। इसका नाम हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा हिस्सा देखें, ये कंट्रोल यूनिट है। अब जरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज अगर ये कॉलेज एक कंप्यूटर है तो आप लोग वो हिस्से हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो ये कॉलेज तरक्की करेगा, ऐसा ही है ना? यानी आप लोगों का क्या क्या काम हो सकता है? अच्छा, आपका काम है पढ़ना, लेकिन हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के अंदर हर चीज 0 और 1 की शक्ल में होती है। जब हर चीज 0 और 1 की शक्ल में होती है तो इसका मतलब है कि आप तो अर्थमेटिक काम कर सकते हैं या लॉजिकल कर सकते हैं, ये दो आपके काम है। जबकि एक काम हो रहा है वो है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। जस्ट लाइक एज कि अगर मैं यहाँ आपको आता हूँ तो मैं आपको क्या करता हूँ? कंट्रोल कर रहा हूँ। आप इस वक्त तकरीबन 80-85 के करीब बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल नहीं करूँगा तो आप शोर करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नॉइज जनरेट करेंगे, या तो कुछ लोग रेस्ट पे चले जाएंगे, या तो कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा शोर करने लग पड़ेंगे। तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको कंट्रोल करूँ, यही जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये है कि आप में से जो क्लास में पढ़ने आता है, जो क्लास में काम करने आता है, जो क्लास में वर्किंग करने आता है, उसको मैं कुछ फैसिलिटेट भी करूं। क्या मतलब? मीन्स अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाऊं। आपको कहूं अच्छा आप दोनों हैं, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाएं, आप दोनों दोस्त जो हैं ये मिलकर काम कर लें। अच्छा नहीं आता तो मैं आपको करवा देता हूं। ये मेरी वर्किंग कहलाती है कोऑर्डिनेट करना। यानी मेरी दो जिम्मेदारियां हैं, एक आपकी वर्किंग को कंट्रोल करना और नंबर सेकंड आपको कोऑर्डिनेट करना। तो कंट्रोल यूनिट के भी कंप्यूटर में यही दो काम है। अभी आगे चल के देखते हैं। मैंने कहा जी ALU क्या होता है। देखें, मैंने कहा ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक, ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, अदा किए जाते हैं बाय द ALU की मदद से, अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के जेरे साया रहते हुए। सुपरविजन होती है जेरे साया, मातहत, निगरानी, उसके तरबियत में।
ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, अदा किए जाते हैं बाय द ALU, ALU की मदद से अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के जेरे साया रहते हुए। अब ALU का काम तो खत्म हो गया कि अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करना, ये किसकी जिम्मेदारी हो गया? ये जिम्मेदारी हो गई ALU की। यहां तक क्लियर है जी सबको? ये मिस से भी पूछो। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा जी मेरे पास आता है CU। CU क्या करता है जी? मैंने कहा जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा पहला काम है आपको कंट्रोल करना, दूसरा काम है क्या करना? किसको? कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की हर तरह की वर्किंग को कंट्रोल करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। एंड आल्सो कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट भी करवाना, किसके दरमियान? बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। ये डिवाइसेस कहाँ होती हैं? अटैच्ड विद द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं, जो कंप्यूटर के साथ मैनेज होती हैं। सो हमने कह दिया कि कंट्रोल यूनिट के दो काम हैं, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है और कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा मैं उनमें से किसी का जिम्मेदार नहीं हूं जो क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब है कंप्यूटर भी उसमें से किसी डिवाइस का जिम्मेदार नहीं है जो उसके साथ लगी नहीं हुई है। ये सिर्फ उन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है जो इसके साथ अटैच होंगी, जो इसके साथ वर्किंग परफॉर्म कर रही होंगी, जो इसके साथ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही होंगी। राइट, ये दो हिस्से तो मुझे क्लियर हो गए। यहां तक क्लियर है जी सबको? अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। आप में से बस पे कौन आता है? ओके, इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया जी। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल मन्नान ने कहा कि सर मैं बस पे आता हूं। अब्दुल मन्नान कौन सी बस पे आते हैं? 96, 83, B2। ओके, ये B2 बस पे आते हैं। कहां से आते हैं? अवान टाउन से ये बस में बैठते हैं और ये चलते 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 कहां उतारती है? सॉरी, फेंक देती है बस आपको MU कॉलेज के स्टॉप पर। आपकी जो इनकी बस है ना वो इन्हें उतार देती है। मन्नान ने आपको ये बताया कि बस एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात क्लियर है जी? कंप्यूटर में भी ना हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो बस का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो बस की थॉट्स हैं, जो बस की थिंकिंग है, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं? देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं मदरबोर्ड। कंप्यूटर में मैंने मदरबोर्ड इस वक्त ओपन किया। ये डिफरेंट मदरबोर्ड के स्केच है। मुझे बेसिकली मदरबोर्ड की बैक साइड देखनी है। ले जी, मैं इस वक्त एक तस्वीर आपको बड़ी करके दिखाता हूं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहां से हमारे पास सपोज ये इस वक्त देखिए, काफी आपको क्लोजली मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, यहाँ पे ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और बारीक बारीक तारें होती हैं जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर जो है ना, जो इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ के रखता है। यहाँ आपके पास छोटी छोटी वायर्स होती हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर को जोड़ा होता है। जब मैं किसी भी जगह से कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मूव करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ये देखें, ये एक इसके बैक साइड के ऊपर हो सकता है कहीं प्रोसेसर लगा हो, कहीं हो सकता है आपके पास कोई मेमोरी यानी रैम लगी हो, कहीं हो सकता है आपकी बायोस लगी हो। तो कोई भी वर्किंग जो है वो आपके पास यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है। तो मैंने क्या कहा जी, मेरे पास जो वर्किंग है, एक जगह से इंस्ट्रक्शन को दूसरी जगह पर भेजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम बस का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर ऑल द कंप्यूटर बसेस जो हमें नजर आती हैं। ये डाटा को भेजती कैसे हैं?
ये डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। यानी जब हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है सो हम इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की शक्ल में उसको भेजते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके 0 और 1s ही होते हैं जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का किरदार अदा करते हैं, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं या जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ओके जी, अब्दुल मन्नान खड़े हो जाइएगा। अभी अब्दुल मन्नान ने आपको बताया कि ये अवान टाउन से बैठते हैं और एमयू कॉलेज के स्टाफ पर उतर जाते हैं। अवान टाउन इनका सोर्स है। सोर्स क्या होता है? जहां से हम अपनी वर्किंग का आगाज करते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स। और जहां पर ये पहुंच जाते हैं, एक मिनट है, इसको ऊपर कर देते हैं, सोर्स। और जहां ये आ जाते हैं, एमयू कॉलेज ये इनका डेस्टिनेशन है। सोर्स जहां से मैंने चलना शुरू किया, डेस्टिनेशन जहां पर मैं पहुंच गया। कभी ऐसा हुआ हो कि उसने आपको चुबुर्जी उतार दिया हो? कभी नहीं हुआ ना? या कभी ऐसा हुआ हो कि वो आपको दाता साहब ले गया हो? ऐसा भी नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि अब्दुल मन्नान बड़ा चालाक है। अब्दुल मन्नान के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो क्या करती हैं, इसको बताती हैं कि अब्दुल मन्नान तुमने अवान टाउन से बैठना है और तुमने अपने डेस्टिनेशन यानी एमयू कॉलेज पे उतर जाना है। अब जैसे ही एमयू कॉलेज आने वाला होगा ना, अब्दुल मन्नान शोर मचा देगा, उतार दो उतार दो उतार दो। ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये है कि दरअसल बस जो है वो दो चीजों को लेकर आती है। एक वो चीज है जो अब्दुल मन्नान बजाते खुद है, जिसे हम कहते हैं डेटा, और एक वो चीज है जो मैनेज करती है, कंट्रोल करती है एड्रेसेस को, उसे हम कहते हैं एड्रेस। अब जैसे ही चबुर्जी का स्टाफ आता है तो अब्दुल मन्नान चेक करता है क्या ये मेरा डेस्टिनेशन है। इसका दिमाग इसे मैसेज देता है कि नहीं, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। इसका मतलब है कि अब्दुल रहमान से आगे आगे इसका डेस्टिनेशन चल रहा होता है। सो नतीजा क्या हुआ हमारे पास? जब हम क्या करें, एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें, तो ऐसा करने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसे डेटा बस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस को एक जगह से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज हमारे पास क्या है? वो चीज है डेटा बस। और दूसरा देखें, ये क्या, इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये तो ऊपर वाले लिखा हुआ है, याद रखिएगा होती एक ही है, एक ही केबल है। जब उस पर से डेटा गुजर रहा होता है हम कहते हैं डेटा बस है, जब उस पर से एड्रेस गुजर रहा होता है हम कहते हैं एड्रेस बस है। इट इज यूज्ड बाय द सीपीयू, इसे सीपीयू करता है मैनेज। सीपीयू का काम है कंट्रोल करना। कैसे? कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि कहां जाना है। व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां तक क्लियर है जी? सो हमने डिसाइड किया डेटा बस और एड्रेस बस। यहां पर ना थोड़ी सी बुक्स में, शायद आपको पाकिस्तानी राइटर की बुक्स में एड्रेस बस का लफ्ज नहीं मिलेगा। पाकिस्तान राइटर की बुक्स में आपको मिलेगा कंट्रोल बस का नाम। याद रखिए, एड्रेस बस को कंट्रोल बस भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट आता है मेमोरी। ओके, आप क्या समझते हैं कि कंप्यूटर सोच सकता है? कौन जवाब देगा? कितने लोग हैं जो कहते हैं कंप्यूटर सोच सकता है? 1 2 3 4 5, शायद काफी ज्यादा हो गए। बाकी सब क्या कहते हैं? नहीं सोच सकता। याद रखिए, ये सवाल जो है ना, ये मैट्रिक में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में बुक में भी आता है, ये इंटर में भी पूछा जाता है, ये ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है, ये मास्टर्स में भी पूछा जाता है। अब जवाब किसका दुरुस्त है?
क्या कंप्यूटर सोच सकता है या कंप्यूटर नहीं सोच सकता? अब अगर इस सवाल की बात की जाए तो याद रखिए, जो कहते हैं ना कंप्यूटर सोच सकता है वो सही कह रहे हैं, और जो कहते हैं कंप्यूटर सोच नहीं सकता वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये आपकी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करेगा कि आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगर तो कंप्यूटर के सोचने से मुराद ऑब्जर्व करना है, जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कमरे में अगर एसी चल रहा है आपको पता चलेगा, नहीं चल रहा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर तो आप कहते हैं कि कंप्यूटर ऑब्जर्व करने की सलाहियत होती है तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता, हमारा कंप्यूटर खुद से कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कंप्यूटर किसी रिजल्ट निकालने को हम कह रहे हैं सोचना, तो यस, कंप्यूटर कैन जनरेट रिजल्ट, कंप्यूटर में रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि डिफाइन कैसे करेंगे। एक लफ्ज़ है, मैं बता रहा हूँ, फिर आगे फर्दर इस पर रोशनी डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ है, इसका नाम है शुमारियात का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। जब भी मुझे कोई काम करने के लिए कहा जाता है ना, तो मैं उस काम से मुतल्लिक अपने हाइपोथेसिस जनरेट करता हूँ। क्या मतलब? मैं कहता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ या ये काम सही है या ये काम गलत है। तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम अपने ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन का नतीजा निकालकर ये डिसाइड हो जाता है कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं। तो याद रखिए, आपकी एक्सप्लेनेशन बताएगी कि कंप्यूटर सोच सकता है कि नहीं। तो अगर एक बच्चा कहता है कि कंप्यूटर में ऑब्जर्वेशन तो सर आप कह रहे नहीं होती, तो याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर ना, आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं होता। एक वर्ड है, इसे आप इम्पॉसिबल कहते हैं कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर में इम्पॉसिबल का लफ्ज़ नहीं होता। इन ईयर 1999 31 दिसंबर 1999 को कंप्यूटर के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दिया गया, बहुत से नताइज को चेंज कर दिया गया सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पर। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, जिसको आज मैं केसिंग कहता हूँ, आप इसे सीपीयू कहते हैं। अगर अभी आज ऑफिस बॉय आएगा ना, तो मैं उससे कहूँगा यार ये सीपीयू उठाओ ले जाओ, वो केसिंग उठा के ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले इसको सीपीयू कहते थे, अब इसे केसिंग कहते हैं। यानी वक्त के साथ साथ, जिंदगी के साथ साथ इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बदलती गई। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन्हें बाद में तब्दील कर दिया गया, जिन्हें बाद में बदल दिया गया, जिनमें बाद में चेंजिंग्स कर दी गई। इन चेंजिंग्स की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं अब आजकल का कंप्यूटर ऑब्जर्व करने की सलाहियत भी रखता है, और वो कंप्यूटर जो ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है उसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। याद रखिएगा, ईयर 2010 के अंदर जापान ने ऐसे रोबोट्स बनाए थे जो किचन का काम कर सकते थे। ये ऑब्जर्व करते थे, मीन्स अगर किसी ने खाना खा लिया है वो आएगा रोबोट, खुद ही उसकी प्लेटें उठाकर ले जाएगा, ठीक। लेकिन 2010 के अंदर ना 2010 में ये फ्लॉप हो गए। रीज़न ये थी कि कोई रास्ते में अगर इनके आ जाता था ना, ये उससे टकरा जाते थे। ईयर 2011 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर बेसिकली रोबोट्स बनाए गए, डॉग रोबोट्स। वो ऐसे डॉग्स थे जो फुटबॉल खेलते थे, जो फुटबॉल को ऑब्जर्व करते थे। ये 2011 की बात है। वक्त गुजरता गया, जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया और आज जापान में ऐसे रोबोट्स मौजूद हैं जो ह्यूमंस की जगह काम कर रहे हैं, बट वो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत अता की है जो जिसमें आपका दिल और आपका दिमाग है। अभी तक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स उन्होंने सब चीज़ें, तमाम बॉडी पार्ट्स तकरीबन बना लिए हैं, यहाँ तक कि ब्रेन भी जो है वो भी आर्टिफिशियल जो है वो जनरेट कर लिया गया है। लेकिन अभी तक आर्टिफिशियल हार्ट जो है, आर्टिफिशियल दिल जो है वो नहीं बनाया जा सका। कुछ लोगों ने बिल्ड किया, अमेरिका में कुछ हुए एक्सपीरियंस, उन्होंने उसकी सर्जरी की और पूरा दिल बदल के उसकी जगह मसनूई दिल लगा दिया, लेकिन वो सिर्फ 3 से 4 घंटे के बाद एक्सपायर हो गया, ठीक।
अभी तक दिल एक ऐसा हिस्सा है जो अभी तक जनरेट नहीं किया गया। सो अपने दिल को पाक साफ रखा करें, नमाज कुरान पढ़ा करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। राइट जी, वापस आते हैं जी हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की तरफ। अब मेमोरी, सॉरी पहले तो मेमोरी की तरफ चला गया। ओके, मेमोरी कितने तरह की होती है? मेमोरी होती क्या है? आसान से डेफिनेशन याद रखते हैं। आपने सुबह घर से आए, आपको अपना नाम याद है, अपने वालिदैन का नाम याद है, सबका आपको पता है। तो ये आपकी क्या है? आपकी ऐसी जगह है जहां आप डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है इसे मेमोरी कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन है, मेमोरी इज द प्लेस, मेमोरी एक जगह है, इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में, वेयर वी कैन स्टोर, जहां हम स्टोर कर सकते हैं आर प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम्स को, एंड डाटा, और डाटा को। एक लफ्ज यूज हुआ है लॉजिकली, दो लफ्ज होते हैं, एक है लॉजिकल, एक है फिजिकल। चले मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर को खोल कर देखा हुआ है? ओके, फीमेल में है कोई? ओके, कोई फीमेल नहीं है। चलें, भरोसा कर रहा है मेरी बात पे, बॉयज पे भरोसा कर लीजिएगा। ओके, आपने कंप्यूटर खोल के देखा, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने पेज खोला हो और अंदर से एबीसी बाहर आ गई हो? कभी हुआ ऐसा? अगर एबीसी बाहर आ जाती ना तो आप कहते ये फिजिकल पार्ट्स है, फिर आप कहते ये फिजिकल है। मैं जितना मर्जी ढूंढूं मुझे कंप्यूटर में ये वाला एम नहीं मिलेगा फिजिकली, बट ये एम कंप्यूटर के अंदर है। जिस चीज को मैं छू कर नहीं देख सकता मैं उन्हें लॉजिकल पार्ट्स कहता हूं। मैं कहता हूं आप सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं आपकी खूबसूरती को छू कर नहीं देख सकता। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ये चीजें मौजूद जरूर है, बट मैं इन्हें छू नहीं सकता। ये क्या है? लॉजिकल थिंग्स है। आपकी हाइट जो है वो 5.5 फुट तक है, मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं, मैं टच करके देख सकता हूं। योर हाइट इज अ फिजिकल थिंग। तो फिजिकल चीजें वो होती हैं जिन्हें छू कर देखा जा सकता है। ये डाइज एक फिजिकल थिंग है, जबकि कंप्यूटर के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये लॉजिकल थिंग्स हैं। सो कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसी जगह है जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करती है। उसके बाद आता है इट हैज़ 2 टाइप्स, इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 कौन कौन सी? देखें, एक वो होती है जो बुनियादी है। जब आप छोटे होते थे आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे, आप बड़े हो गए आप सेकेंडरी क्लासेस में आ गए। प्राइमरी मेमोरी आपकी टेम्पररी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? टेम्पररी मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? आपकी परमानेंट मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी जो आपको वक्ती तौर पे तो याद होती है, बाद में भूल जाती है। परमानेंट मेमोरी जो आपको हमेशा तक याद रहती है। अब बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज की, और आज के लेक्चर की सबसे अहम स्लाइड। लफ्ज़ है रीड ओनली मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? देखें, नाम से पता चल रहा है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी याददाश्त जिसे मैं कंप्यूटर में सिर्फ रीड कर सकता हूं उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्लियर है जी सबको? ऐसी याददाश्त जिससे मैं कंप्यूटर में रीड कर सकता हूं इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जबकि दूसरा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी बाद में बताता हूं, पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। कंप्यूटर बनाने वाले कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी की चिप लगा देते हैं। ये चिप कंप्यूटर के अंदर क्या करती है? ये चिप कंप्यूटर के अंदर तमाम इनपुट और आउटपुट पार्ट्स को चेक करती है। इस चिप को बायोस कहा जाता है। बायोस बेसिकली एक बैटरी की शक्ल में होती है, और ये ओनली पार्ट है जो हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। तो नोट कर लीजिएगा, बायोस। बायोस किसका एब्रीविएशन है? इट्स बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट।
basic input output system, and it's the only part which is hardware as well as सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का अकेला हिस्सा है जो हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। यानी कंप्यूटर में सिर्फ बायोस एक ऐसा हिस्सा है जो हार्डवेयर भी होती है और सॉफ्टवेयर भी होती है। हार्डवेयर होगा तो ये कंप्यूटर के एक पार्ट की शक्ल में होगा और सॉफ्टवेयर होगा तो ये आपके पास एक चिप की शक्ल में होगा। नोट कर लें, फिर मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है। ठीक है, मैंने कहा कंप्यूटर में बायोस एक ऐसा हिस्सा है जो हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। सो बायोस इज द ओनली पार्ट विच इज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे वापस। ये देखिए ज़रा, ये आपके पास ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है या ये ऑफ वाइट कलर की स्क्रीन, ग्रे कलर की स्क्रीन आ रही है। ये सब बायोस की स्नैप्स हैं। ये बायोस की शक्ल है। बायोस आपके पास इस तरह की होती है। पुराने ज़माने के कंप्यूटर की बायोस इस तरह होती थी। लुक क्लियर, सो मैं इसको देखता हूँ। ये देखिए, ये बायोस की शेप है। ये सब बायोस की शेप है। लेकिन अगर आप इस शेप को देखें ना तो इसमें आपके पास ये एक चिप लगी हुई है। ये आपकी बायोस चिप है और ये एक सेल लगा हुआ है। ये आपकी बायोस बैटरी है। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो डेट और टाइम ख़राब नहीं होती ना, आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं फिर भी ठीक रहती है, वो इस सेल की वजह से है। ये सेल आपके कंप्यूटर के क्लॉक को एडजस्ट करता है। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर है। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि मैं फिजिकली यहाँ पर दिखाऊं कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर अंदर से कैसे होता है। सो ये बायोस बैटरी है और ये आपका बायोस सेल है जो कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम वगैरह को एडजस्ट करता है। अब कंप्यूटर बनाने वाले क्या करते हैं कि कंप्यूटर बनाने वाले बेसिकली एक मेमोरी उन्होंने बनाई है जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। Some basic instructions information are stored inside the CPU as a physical component of the computer. ये physical component की शक्ल में स्टोर किए जाते हैं and not normally alter, और इन्हें normally तब्दील नहीं किया जाता within the working life of the computer, कंप्यूटर की ज़िंदगी में। यानी जब तक कंप्यूटर चलता रहता ना, कंप्यूटर की ज़िंदगी में इन्हें अपडेट नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। इन 2001 एक वायरस आया। वायरस समझते हैं ना, सबको पता होता है वायरस एक ऐसा प्रोग्राम जो मेरे कंप्यूटर में खराबी पैदा करे। एक वायरस आया, इस वायरस का नाम रखा गया चेरनोबिल। चेरनोबिल के बारे में ये था कि चेरनोबिल जो था ये दुनिया का पहला वायरस था जो सीडी की मदद से फैला। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, इस ज़माने में मैं पढ़ाता था तो 2001 में बेसिकली जो चेरनोबिल आया ना तो ये सीडी की मदद से फैला। उस वक्त ये ख्याल होता था कि या तो इंटरनेट से वायरस आता है या फ्लॉपी डिस्क से वायरस आता है। लेकिन चेरनोबिल दुनिया का पहला वायरस था जो सीडी की मदद से फैला और बहुत सालों तक, तकरीबन 6 से 8 साल तक अखबार में बाकायदा डेट आती थी कि आज आप अपने सिस्टम की डेट आगे पीछे कर लें, अदरवाइज आपके कंप्यूटर में वायरस के आने का खतरा है। सो चेरनोबिल सीडी के ऊपर से फैलता है। ये बात तो मेरे पास क्लियर हो गई। अब मैंने कहा कि चेरनोबिल करता क्या था। ये किसी भी कंप्यूटर की बायोस को क्या कर देता था, बायोस को ख़राब कर देता था। जब कंप्यूटर की बायोस ख़राब हो जाती थी तो बायोस दरअसल क्या है, किसी भी सिस्टम में मौजूद बुनियादी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन। जब ये कंप्यूटर में आता था तो कंप्यूटर की बायोस ख़राब कर देता था, कंप्यूटर अपनी याददाश्त भूल जाता था और बायोस राइट करने के चार्जेस होते हैं 50 रुपीज़। लेकिन मुझे याद है 200 से 500 तक हफीज सेंटर में चार्ज किए जाते थे बायोस री राइट करने के लिए। इतना रश होता था, यहाँ तक कि टोकन दिया जाता था कि आपके सिस्टम में
अब वायरस आ गया है जिसकी वजह से इसकी बायोस दोबारा राइट होगी। आप 1, 2 या 3 दिन के बाद अपना कंप्यूटर वापस ले लें। बायोस पढ़ते हैं, रोम है क्या। सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द सीपीयू एज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कहता है कुछ इंस्ट्रक्शन और हदायत कंप्यूटर में फिजिकल इंस्ट्रक्शन की शक्ल में मौजूद होती हैं एंड नॉट नॉर्मली अल्टर, और इन्हें नॉर्मली तब्दील नहीं किया जाता, इन्हें नॉर्मली तब्दील नहीं करते विद इन द वर्किंग लाइफ ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की जिंदगी में। हम इन्हें कंप्यूटर की जिंदगी में नॉर्मली तब्दील नहीं करते। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, इट एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, ये इन हदायत को सबसे पहले पढ़ता है। किन हदायत को? बायोस को। दीज इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज रीड ओनली मेमोरी, ये उसकी रीड ओनली मेमोरी है। बायोस रीड ओनली मेमोरी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अच्छा याद रखिए, लाइट जाएगी ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा ऑन करेंगे वो फिर पढ़ लेगा। ऐसी यादाश्त जिसे बिजली के जाने से फर्क ना पड़े उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और जिसको बिजली से फर्क पड़ जाए उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यहां तक क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर? दूसरे वाला, एक बच्चे ने कहा सर मेरे कंप्यूटर की ना स्पीड पता नहीं क्या है, बड़ी स्लो है। मैंने कहा प्रोसेसर कौन सा है? उसने कहा सर मेरे सिस्टम में कोर टू डू प्रोसेसर है 3.0। मैंने कहा यार तुम्हारा प्रोसेसर तो बड़ा अच्छा है। उसने कहा नहीं सर मेरा कंप्यूटर फिर भी बड़ा स्लो है। फिर मैं उससे पूछूंगा रैम कितनी लगी हुई है? उसने मुझे कहा कि सर मेरे कंप्यूटर में ना 1 GB रैम लगी हुई है। याद रखिएगा, फिर मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में रैम बढ़ा लें। याद रखिएगा, मोर द रैम मोर द स्पीड। रैम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अब रैम इंडिया में भी बनना शुरू हो गई है, और हिंदू मज़हब के अंदर वो लोग इसको रैम नहीं बल्कि राम पढ़ते हैं, और कहते हैं जिस तरह हिंदू मज़हब राम के बगैर नामुकम्मल है, बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर भी रैम के बगैर नामुकम्मल है। रैम करती क्या है? एक जगह से डाटा दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम जिस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं उस हिस्से को रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैम जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। जितनी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी हम कहेंगे कंप्यूटर में रैम उतनी ही ज़्यादा कर लो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके घर के अंदर एक टैंकी लगी हुई है और उस टैंकी के अंदर आपने 1 इंच का पाइप लगाया है, अगर आप 4 इंच का पाइप लगाएंगे तो टैंकी जल्दी खाली हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारा प्रोसेसर काम को कर करके रखता जाता है। अगर काम अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह क्या हुई? मोर द रैम मोर द स्पीड। पढ़ लेते। हमने कहा रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर इमीडिएट एक्सेस। जल्दी जल्दी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। डाटा और प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू रैम फर्स्ट। ये सबसे पहले रैम में लोड किए जाते हैं बिफोर देयर एग्जीक्यूशन, यानी कुछ भी करने से पहले प्रोग्राम्स को सबसे पहले रैम में लोड किया जाता है। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जैसे कंप्यूटर को बंद किया जाता है तमाम चीज़ें रैम से ख़त्म हो जाती हैं। देखिए मैंने ये टेक्स्ट लिखा ना, अगर तो मैं इसको सेव कर दूंगा तो फिर तो ये मेरी परमानेंट मेमोरी बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको सेव नहीं करता तो जब मैं बंद करूंगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ ना, ये चीज़ें रैम पे पड़ी हुई हैं। यही वजह है कि ये आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये मुझे नज़र नहीं आएंगी। सो यू कैन से इट एज कि जो कुछ रैम पर पड़ा होता है बिजली के जाने से वो ख़त्म हो जाता है। सो रैम पर मौजूद डाटा ख़त्म हो जाता है व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है। तो याद करें, नॉन वोलाटाइल थी जो बिजली से इफेक्ट नहीं करती, और वोलाटाइल है जो बिजली से इफेक्ट करती है। तो रैम पर बिजली से इफेक्ट होता है तो रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। कल को आप में से जब आप लोग जो है वो आगे चले जाएंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे, तो वहाँ सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल मेमोरी।
ये नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल मेमोरी में क्या फ़र्क है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वहां पर इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे। यहां तक क्लियर है जी सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है सेकेंडरी मेमोरी, अ परमानेंट स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज एरिया आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास हार्ड डिस्क है, सीडीज हैं, देन वी हैव फ्लॉपीज, देन मैग्नेटिक टेप। जरा इन चीज़ों का नाम डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड डिस्क एक डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर जिस पर डाटा स्टोर किया जाता है परमानेंटली। सीडी आप सबको पता है गोल सी डिस्क होती है जिसपे सारा हर तरह का डाटा पड़ा होता है। बाजार में नातों, कवालियों, सीडीओ वगैरह जो है सॉन्ग्स की मिलती हैं आपको। फ्लॉपी, ये ट्रेंड थोड़ा पुराना हो गया है, अब फ्लॉपी आना बंद हो गई है। मैग्नेटिक टेप, आपने अगर टीडीके की कैसेट देखी है या फिल्म देखी है ना, उसमें फीता होता है ना, उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। जिप ड्राइव बेसिकली फ्लॉपी से बड़ी होती थी, हार्ड डिस्क से छोटी। इस तरह फ्लॉपी डिस्क अब डालते हैं चलती थी ना, इसी तरह हमारे पास जिप डिस्क होती थी जो जिप ड्राइव में डलती थी और आप इसे यूज कर सकते थे। उसके बाद आती है यूएसबी। आजकल इसका जमाना है, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था आपको कोई भी डाटा चाहिए आप यूएसबी पर मेरे से ले सकते हैं। सो यूएसबी क्या है? एक डिवाइस होती है, हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिन्हें चलते कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाए और चलते कंप्यूटर से काम करने के बाद उतार लिया जाए, उन्हें कहते हैं रिमूवेबल डिवाइसेस। नोट कर लीजिएगा, रिमूवेबल डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिन्हें कंप्यूटर चलते कंप्यूटर के साथ अटैच करें और काम करने के बाद चलते कंप्यूटर से उतार ले, उन्हें कहते हैं रिमूवेबल डिवाइसेस। फ्लॉपी, सीडी, रिमूवेबल हार्ड डिस्क, ये सब रिमूवेबल डिवाइसेस की एग्जाम्पल हैं। यहां तक क्लियर है जी सबको? ऐसी डिवाइसेस जिन्हें कंप्यूटर के साथ लगाया जाए, अपना काम करने के बाद चलते कंप्यूटर से उतार लिया जाए, देखें रिमूव कर लिया जाए, वो कभी भी रिमूव की जा सकती हैं, इसे कहेंगे रिमूवेबल। जो रिमूव होने की एबिलिटी रखती हैं उन्हें रिमूवेबल डिवाइसेस कहते हैं। रिमूवेबल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? यूएसबी हम कंप्यूटर में लगाते हैं, डाटा कॉपी किया, उतार ली, रिमूवेबल डिवाइस। सीडी डाली, नहीं, सीडी लैपटॉप के अंदर रिमूवेबल होती है, वैसे रिमूवेबल नहीं होती। आपका सीडी रोम जो है ना, वो आपका पीछे क्लप लगता है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, डायरेक्ट नहीं उतारना। इसी तरह आपके पास जो है वो रिमूवेबल हार्ड ड्राइव मिलती है बाजार से, जैसे यूएसबी होती है ना, इस तरह आप हार्ड डिस्क लगाते हैं तो वो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर का हिस्सा बन जाती है, वो भी रिमूवेबल डिवाइस है। कार्ड रीडर्स भी आप कह सकते हैं, मेमोरी कार्ड आप कभी भी निकाल सकते हैं। राइट क्लिक, नीचे आपके पास पट्टी में आइकन आता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ये नेक्स्ट में आपको सिखाऊंगा कैसे उतारते हैं। यहां तक क्लियर है जी? ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह यहां तक